हेलो गाइस, वेलकम बैक। मॉड्यूल 4 में अभी तक हमने दो मॉड्यूल्स पढ़े हैं दोस्तों। पहला मॉड्यूल जो दूसरा मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 2, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू स्क्रीन प्ले, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें हमने डिस्कशन किया। उनका यूज़ अभी लेटर ऑन बहुत सारे अलग मॉड्यूल्स में भी आएगा। सो मेक श्योर दैट आप उसको रिकैप करते जा रहे हो, उसको बार बार पढ़ते जा रहे हो। मॉड्यूल 3 में हमने सीखा जनरेटिंग आइडियाज़। जब आइडियाज़ नहीं आ रहे हो तो जनरेट करने के कुछ एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल 3 में हमने प्रोसेस ऑफ स्क्रीन राइटिंग के बारे में बात की, जिसमें हमने अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्टेजेस बताई, और उसके अलावा हमने कुछ एक्सरसाइजेस बताई जिनके थ्रू आप प्री राइटिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब हम मॉड्यूल 4 में आ गए दोस्तों, और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्रीन प्ले, विजुअल राइटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल राइटिंग? राइटिंग विजुअली, चूंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जो फिल्म है, जो कि स्क्रीन प्ले है, वो एक विजुअल मीडियम है। आप जो भी लिख रहे हैं वो स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं। तो जैसे नॉवल में बताया था कि इट इज ऑलवेज एम्फेसिस इज ऑन टेलिंग, इन फिल्म्स इट इज मोस्टली ऑन शोइंग। सो जब हम कोई स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करते हैं दोस्तों, खासकर जब हम डायलॉग्स पे आते हैं, तो हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम सब कुछ लिख देते हैं, क्योंकि हम उस वक्त उसका विजुअल जो विजुअल टोन होना चाहिए सीन का, या जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उस सीन की, वो कहीं ना कहीं हम ओवरलुक कर जाते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या उसको हम चाह के भी समझ नहीं पाते हैं, और हम एक सीन लिख देते हैं। बिकॉज हमारा सारा दिमाग डायलॉग्स पे होता है, स्पोकन वर्ड पे होता है कि ये कैसे बोलेगा, ये कैसे बोलेगी, जब ये ऐसे बोलेगा तो ये ऐसे बोलेगी, एंड वाइस वर्सा। बट मैं आपको कुछ सीन्स आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, आपको कुछ सीन्स दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीन प्ले के कुछ सीन्स दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि एक सीन को लिखना ज्यादा जरूरी है या उसको विजुअली लिखना ज्यादा जरूरी है, और किस तरह से हम एक सीन को ड्रामेटिक बना सकते हैं। उस सीन को जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को स्पून फेड करें, उसको हम एक अलग तरह से, किस तरह से थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ताकि उसका मीनिंग चेंज नहीं हो और आपका सीन थोड़ा आर्टिस्टिक लगे। क्योंकि आप फिल्म जब बनाते हैं तो आपकी आर्ट बहुत जरूरी है, आपकी स्किल बहुत जरूरी है। वो आर्ट किस तरह से आप शार्प कर सकते हैं। तो विजुअल राइटिंग में एक फॉर्मूला है जो हम हमेशा याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं शो डोंट टेल। दिखाओ, बताओ मत। ठीक है, पूरी फिल्म की जो राइटिंग है दोस्तों, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। हम जो जो सीन्स लिखते चले जाएंगे, अगर आप इस फॉर्मूला को उसमें किसी ना किसी तरह से इंप्लीमेंट कर दें और हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहें, तो आप देखेंगे कि आप एक सीन, दो सीन, तीन सीन, चार सीन, जब बार 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 आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, शो पे, विच इज रिलेटेड टू योर विजुअल, आपकी राइटिंग धीरे धीरे और इंप्रूव होने लग जाएगी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि एक मिस्टर एक्स हैं जो एक कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं और कॉफी पी रहे हैं, एंड सडनली इट स्टार्ट्स टू रेन। बारिश होना शुरू हो जाता है। वो बाहर आते हैं, बाहर आकर के जब बूंदें गिर रही हैं तो अपना हाथ, वो बूंदों से, अपने बूंदों को फील करते हैं अपने हाथ पे, एंड देन ही सेज कि बारिश हो रही है। ये बोलते हैं बारिश हो रही है। ही गोज बैक, ही टेक्स आउट हिज अम्ब्रेला, अपना छाता लेते हैं, कॉफी के पैसे देते हैं वहीं पे, और अपना छाता को खोल करके ही मूव्स आउट ऑफ द कैफेटेरिया एंड ही गोज। सेम सीन को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि जब वो बैठे हुए हैं कैफेटेरिया में, साउंड ऑफ थंडर, जो बिजली की जो जो जब बिजली चमकती है उसकी जो आवाज़ आती है, जो तूफान की आवाज़ होती है, वो हमने बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है। एक आदमी कॉफ़ी पी रहा है, सडनली वो बाहर की तरफ देखता है, वो उठता है, पैसे देता है, ही opens his umbrella and he moves out of the cafeteria। दोनों ही सेम सीन्स हैं, बट एक चीज है जो पहले वाले सीन में ज्यादा थी, कि वो आकर के उन बूंदों को हाथ में फील करता हुआ बोलता है बारिश हो रही है। नाउ सिंस हम ये देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, देन ही डजंट हैव टू स्पीक, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है बारिश हो रही है। जैसे ही दोस्तों उसने छाता खोला और बाहर जा रहा था, क्या ये बात
जाहिर नहीं हो रही थी कि बारिश हो रही है तभी वो छाता खोल रहा है। इसके अलावा साउंड ऑफ थंडर, लाइटिंग हो रही है, लाइटनिंग बाहर आ रही है, तो क्लियर हो रहा था उसी से कि बारिश हो रही है। तो ही डजंट हैव टू स्पीक। सो उसके एक्शन इस बात को डिपिक्ट कर रहे हैं कि सीन है क्या। लेकिन अगर वो नहीं बोलेगा तो भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ बारिश हो रही है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब आइए हम कुछ और स्क्रीन प्लेस देखते हैं। मैं कुछ सीन्स आपको दिखाना चाहता हूं और उन सीन्स को हम किस तरह से और बेटर कर सकते हैं इस बारे में बताता हूं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक स्क्रीन प्ले दिख रहा होगा आपको। एक छोटा सा सीन लिखा है मैंने, उस सीन को जरा ध्यान से पढ़िए। सीन स्टार्ट होता है, इंटीरियर कृतिस अपार्टमेंट डे। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कृति, उसका अपार्टमेंट है और इट्स ऑलरेडी डे टाइम। ये जो भी फॉर्मेटिंग है दोस्तों, ये हम अभी अपने अगले मॉड्यूल्स में करेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 में इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक सीन बता रहा हूं तो खाली समझ लीजिए उसको, उस सीन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। सो इट सेज इंटीरियर कृतिस अपार्टमेंट डे। ये इंटीरियर का शॉट है, इंटीरियर का सीन है कृति के अपार्टमेंट के इंटीरियर का, यानी अपार्टमेंट के अंदर का सीन है, वहां पे हो रहा है। ये ऊपर हमारी स्लग लाइन यही बोल रही है और डे टाइम है। कृति 23 इज द एज ऑफ कृति। सो कृति इज अ गर्ल, शी इज 23 ईयर ओल्ड। शी एंटर्स द अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट में एंटर करती है जो कि एक 2 बेडरूम LIG है। सो कृति 23 एंटर्स द अपार्टमेंट, अ 2 बेडरूम LIG। नाउ Yamini is 22 year old. She is sitting on Kriti's bed. So Yamini sits on Kriti's bed going through her Instagram account. तो यानी ये हमारा सीन डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कृति एक लड़की है 23 ईयर ओल्ड। वो अपने अपार्टमेंट में एंटर आई, वापस कहीं से अंदर आई है, बाहर से अंदर आई है, जो कि एक 2 बेडरूम का LIG फ्लैट है। और उसकी एक ऑलरेडी एक फ्रेंड है यामिनी, या शायद एक दूसरी लड़की है यामिनी, फ्रेंड है, सिस्टर है, वी डोंट नो। शी इज 22 ईयर ओल्ड एंड वो कृति के बेड पे बैठी हुई है और इंस्टाग्राम देख रही है अपने फोन में। सो यामिनी सेज, आ गई। कृति थ्रोज हर बैग ऑन द काउच। कृति वहां पे अपना बैग फेंकती है काउच में। यामिनी कंटिन्यू, दोबारा बोलती है, लगता है अच्छा नहीं गया इंटरव्यू। कृति बोलती है, किस्मत ही खराब है मेरी, और वो कुछ बड़बड़ा रही है। देन यामिनी सेज, किस्मत नहीं, कपड़े देखो अपने, एकदम सेक्रेटरी लग रही हो। कृति बोलती है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जॉब सेक्रेटरी का ही था। देन यामिनी सेज, बट बेबी यू नीड टू लुक हॉट, हॉट इज हेल्दी यू नो। कृति बोलती है, ये सब मुझसे नहीं होता, डिग्री की वैल्यू होती है, कपड़ों की नहीं। तो दोस्तों, ये सीन हमने छोटा सा देखा, अभी आपने स्क्रीन पे देखा। इस स्क्रीन को, इसको आप बार बार भी पढ़ सकते हैं। ये एक सीन है जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो कृति जो कैरेक्टर है वो शायद कोई जॉब इंटरव्यू देके आई है, और जॉब इंटरव्यू देने के बाद शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज नॉट ओके, शी इज अ बिट अपसेट। सो ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि शायद इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या शायद जॉब इसको नहीं मिला। और यामिनी जो कि उसकी फ्रेंड है या उसकी सिस्टर है, हमें नहीं पता, लिखा नहीं है क्योंकि स्क्रीन प्ले में। तो यामिनी उसके बेड पे बैठी है और वो उसको बोल रही है कि तुमने जो जॉब तुम्हें नहीं मिला तो तुम सेक्रेटरी जैसे तो तुम लग रही। तो उसने बोला कि सेक्रेटरी तो मैं उसी की जॉब के लिए तो गई थी। देन शी सेज दैट थोड़ा सा कपड़े अपने चेंज करो, यू नीड टू लुक हॉट। अगर तुम इस तरह से कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। तो इस पे कृति बोलती है कि डिग्री की वैल्यू होती है, कपड़ों की वैल्यू नहीं होती। तो ये क्लियर हो रहा है ये सीन कि ये किस बारे में है। लेकिन क्या जितना भी ये कॉन्वर्सेशन है यामिनी और कृति के बीच में, क्या हम इसको विजुअली नहीं दिखा सकते हैं? इसको हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस सीन को इस तरह से दिखाऊं कि हम लोग हम लोग कृति के ऑफिस में हैं, कृति जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गई है, हम वहीं पे हैं, हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है। एंड वहीं पे हम दिखाते हैं कि कृति बैठी हुई है और कृति के बगल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी जो ड्रेस है वो कृति की ड्रेस से जस्ट ऑपोजिट है। वो लोग का जो ड्रेस है वो थोड़ा सा लाइक जो इसने ड्रेस पहना है उसके मुकाबले में काफी अलग है,
काफी ग्लैमरस है, लेकिन कृति जो है वो बहुत ही नॉन ग्लैमरस तरह से गई है वहां पे। तो पहली बात तो वो वहीं पे एक ऑड और इवन वाला फॉर्मूला होता है, वहां पे हमें दिख जाता है कि शी इज द ऑड वन आउट भीड़ में। एंड अगला शॉट अगर हम ये दिखाते, वहां से कट होके सीन पहुंच जाता है कृति के अपार्टमेंट में। तो कृति के अपार्टमेंट में शी इज अपसेट एंड मे बी शी इज नॉट स्पीकिंग अ वर्ड। यामिनी की जरूरत भी नहीं है हमें, तो आपका एक कैरेक्टर भी बच रहा है। आपको उस सीन के लिए कैरेक्टर, आपको सिर्फ कृति चाहिए। तो मे बी कृति घर आती है और कृति गुस्से में आकर के अपने घर का कोई फर्नीचर या अपने घर में कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उठा के फेंकती है गुस्से में। या आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो वहाँ पे ऑफिस में बैठी है एंड एक एक करके कैंडिडेट्स अंदर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो जब कृति की बारी आती है शी गोज इनसाइड एंड वहाँ पे उसका जो बॉस है जब इंटरव्यू देख रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। वो कृति को कुछ इस तरह से एक्सप्रेशंस दे रहा है, वो उसकी डिग्री वगैरह तो देख रहा है, एक दो सवाल ही पूछता है, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है विजुअली कि वो मन बना चुका है कि वो कृति को जॉब नहीं देगा। और नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि कृति रोड पे वॉक कर रही है, उस बिल्डिंग से बाहर आ चुकी है एंड शी इज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रही गुस्से में, और आते जाते जो लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। तो सेम सीन है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो सीन हमने अभी पढ़ा वो पूरा डायलॉग से भरा हुआ है। उसमें कृति बोलती है, फिर यामिनी बोलती है, फिर कृति बोलती है, फिर यामिनी बोलती है। सो इट लुक्स लाइक अ वर्बल डायरिया, जैसे टेबल टेनिस या लॉन टेनिस होता है, एक बार बॉल इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई। सो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट एक्चुअली। एट टाइम्स हम लोग जब किसी चीज को लेकर रिएक्ट करते हैं, हमारे एक्शंस कई बार हम लोग मिस कर देते हैं राइटिंग में। राइटिंग में ध्यान रखिएगा, एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके। आप जो एक्शंस कर, जैसा कि मैंने आपको पिछले मॉड्यूल्स में भी बताया कि अगर आप गुस्सा हैं तो आप अगर उस गुस्से को एक्शन के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं वो आप स्क्रीन प्ले में लिखिए। आप ये मत लिखिए कि फलाना कैरेक्टर इज अपसेट, फलाना कैरेक्टर इज एंग्री, फलाना कैरेक्टर इज हैप्पी। अगर एक कैरेक्टर हैप्पी है तो वो हैप्पी आप एक्शन से कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्शंस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस सीन में हमने डायलॉग जिस तरह से देखे, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके, अगर हम सिर्फ इतना करें कि वो दो तीन तरह से इसको हम कर सकते हैं कि एक तो या तो हम पहले दिखाएं कि शी इज सिटिंग देयर और हमें देख के ही लग रहा है कि इसको जॉब नहीं मिलना है, और वहीं पे हम कट करते हैं, हम पहले उसको ये भी हम अंदर जॉब, हम बॉस को भी नहीं दिखा रहे हैं, हम कृति को ही दिखा रहे हैं और कृति को घर में दिखा रहे हैं कि शी इज अपसेट। सो इटसेल्फ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीन इज क्लियर कि इसको जॉब नहीं मिला कृति को। सेकंड में कि वो बाहर आकर के रोड पे चीखती है, स्क्रीम करती है, वहां पे भी बात क्लियर हो रही है कि शी इज अपसेट अबाउट इट। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू इनकॉर्पोरेट विजुअल्स इन योर सीन। डायलॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअल्स, तो विजुअल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डायलॉग जब जरूरी हो, जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, या जब सीन को और ड्रामेटिक बनाने के लिए आपको लगता है यहाँ पे डायलॉग डालना ही डालना है, तभी डायलॉग का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और एक और सीन देखते हैं। दोस्तों ये वाला एक सीन है जो ये भी ज्यादा बड़ा नहीं, एक पेज का ही है तकरीबन, 1.5 पेजेस का सीन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको जरा पढ़िए एक बार इस सीन को, और फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं। सीन स्टार्ट्स विद एक्सटीरियर। इस टाइम पे हम एक एक्सटीरियर उस पे हैं, शिप्रा मॉल, इज दिस मॉल शिप्रा मॉल, और उसके एक्सटीरियर में हम लोग ये सीन को दिखा रहे हैं। वहां पे इस सीन को हमने प्लेस किया है और डे टाइम है, यानी कि शिप्रा मॉल के बाहर डे टाइम का ये सीन है। करण वॉक्स टूवर्ड्स टीना। देयर इज दिस गाय करण, जो एक लड़की है टीना, जो कि एक कार पार्किंग की एंट्रेंस पे खड़ी हुई है। करण उसके पास जाता है वॉक करता हुआ। करण वॉक्स टूवर्ड्स टीना हु इज स्टैंडिंग एट द कार पार्किंग एंट्रेंस। टीना बोलती है हाय करण। करण बोलता है हाय टीना, अकेले यहां? आदिल नहीं है तुम्हारे साथ? टीना बोलती है ही इज गेटिंग द कार, वो कार ला रहा है। करण बोलता है हाँ ऑब्वियसली, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो है। टीना तुरंत उसको बोलती है एक्सक्यूज मी, एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा फियोंसे है। अब करण बोलता है अरे वाह, चलो प्रमोशन हो गया उसका, मेरी तरह कम से कम बेवकूफ तो नहीं बना उसका, मैं तो बस एक ब्रिज की तरह था तुम्हारी लाइफ में।
जब उसने तुमको धोखा दिया तो सपोर्ट के लिए मेरे पास आ गई तुम। जब मन भर गया मुझसे तो कह दिया कि लेट अस बी फ्रेंड्स। तो इस पे टीना बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सीरियस नहीं होना, पर तुम सीरियस हो गए। मेरे मना करने पे तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब मैं तुमसे मिलने आई तो अपने दोस्त से तुमने कहलवा दिया कि तुम घर पे नहीं हो, कभी मेरा फोन नहीं उठाते थे। क्या समझो इन सब का मतलब? करण बोलता है, इन सब का मतलब सिर्फ यही है कि तुम्हें अपने एक्स के पास ही जाना था। आफ्टर ऑल वो पैसे वाला जो है, सब जानता हूं। टीना बोलती है, आई डोंट बिलीव दिस, बट थैंक्स करण, आई थिंक आई मेड अ राइट डिसीजन, जस्ट गेट लॉस्ट। मीनवाइल टीना's car arrives and she leaves. Karan stares at her till she disappears. करण तब तक उसको देखता है जब तक वो उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो जाती। सो फ्रेंड्स, ये सीन आपने देखा, थोड़ा सा बड़ा था पिछले वाले सीन के कंपैरिजन में, बट अगेन यहाँ पे देखिए तो राइटिंग में एक प्रॉब्लम दिख रही है सबसे बड़ी, कि सीन में टेलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा। एक आपको याद होगा, मैंने पिछले मॉड्यूल में आपको एक टर्म बताया था, एक्सपोजिशन, विच वॉज बैक स्टोरी। तो एक्सपोजिशन सारी आप डायलॉग से करे जा रहे हो, कि जब मैं तुम्हारे घर आई तुमने अपने दोस्त से कहलवा दिया, मेरा फोन नहीं उठाया। सो दिस इज ऑल बेसिकली एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन इज हैपनिंग थ्रू डायलॉग, विच इज नॉट ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया। नाउ इस सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इस सीन का ऑब्जेक्टिव ये है कि करण और टीना बेसिकली दे वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एट सम पॉइंट, एंड नाउ टीना इज अबाउट टू गेट मैरिड उस लड़के से जो करण से पहले उसकी लाइफ में था, और नाउ शी इज गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट गाय, आदिल जिसका नाम है। तो ये बेसिकली ये इन तीन लोगों के बारे में है, और इस सीन का ऑब्जेक्टिव ये है कि टीना हैज मूव्ड ऑन, टीना इज प्लानिंग टू गेट मैरिड टू आदिल, वेयर एज करण जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उसको उसको डम कर दिया गया, तो उसकी बेइज्जती हो गई है, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, एंड ही हैज नॉट मूव्ड ऑन, मे बी वो अभी भी पुरानी बातों को याद कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है। तो इस सीन को अगर हमें विजुअल बनाना हो, इस सीन को हमें शो डोंट टेल का फॉर्मूला इसमें फिट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? हम शायद ये भी कर सकते हैं, इस सीन को दिखाने का इतना डायलॉग की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब ये करण है, ये अपने घर में है और इसका फोन बज रहा है, और उसमें टीना कॉलिंग करके एक फोन आ रहा है, एंड करण इज बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट द फोन। वो जितनी बार भी फोन बजता है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद एक मैसेज आता है, उस मैसेज को वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करता है। तो अगर आप ये छोटा सा एक हिस्सा देखेंगे करण के बारे में, तो आपको क्या लगेगा? सबसे पहले आपको ये लगेगा कि करण इज ट्राइंग टू इग्नोर दिस गर्ल कॉल्ड टीना। ठीक है, यानी कि टीना और करण के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, मे बी टीना इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट करण इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर। सो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि करण जो है वो अपने घर में है, और उसका एक दोस्त घर के अंदर एंटर करता है, और हम देखते हैं, या हम ये देखते हैं कि वो टीना कॉल बेल बजाती है और उसका दोस्त आके दरवाजा खोलता है और बोलता है कि करण घर पे नहीं है, और अगले शॉट में हम देखते हैं कि करण वहीं बैठा हुआ है, एक अलग कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, इससे भी हमें पता लगता है कि करण इज ट्राइंग टू अवॉइड टीना। ठीक है, तो दोनों ही सीन्स का जो मतलब है वो क्लियर हो रहा है, हमें इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम लोग इस सीन में? हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बेसिकली आप एक एक्सपोजिशन थ्रू फोटोग्राफ भी बता सकते हो। मे बी करण जो है वो बैठा हुआ है और वो उसकी फोटो देख रहा है, एक लड़की के साथ उसकी फोटो है, ये वही लड़की है शायद टीना, और उस फोटो को देख करके वो उसको फाड़ देता है और फेंक देता है, जला देता है, या शायद संभाल के रख लेता है, वी डोंट नो। बट इससे एक आइडिया हमें ये लगेगा, विजुअली हम बता रहे हैं, डायलॉग का यूज नहीं कर रहे हैं, कि कुछ है इनके बीच में, समथिंग विच डिड नॉट गो वेल बिटवीन दीज टू पीपल। ठीक है, तो एक सीन को लिखने से पहले हर बार सोचिए आप कि इस सीन का पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को क्या आप विजुअली अचीव कर सकते हैं। अगर 10 में से 2 बार भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन 2 बार में जो भी दिमाग में आ रहा है उसको यूज करिए। ट्रस्ट मी गाइस,
आज के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग हर तरह के राइटर्स इंडस्ट्री में हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब तक आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी नहीं दिखेगी, आप सीन्स को लिखने का तरीका जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, विजुअली डायनेमिक सीन्स नहीं लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। या आपको अगर अपनी भी फिल्म बनानी है तो आप कोशिश करिए कि उस सीन को विजुअली और कुछ अलग नजरिया, कुछ अलग एंगल देने की कोशिश करिए, तो आपका सीन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपका सीन अच्छा बनता चला जा रहा है, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी फिल्म एक काफी अच्छी फिल्म बन के तैयार हो जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक सीन है जो मैंने लिखा है, और ये मैं, इसके 2 वर्जन हैं। एक वर्जन है जो कि इट्स ऑल अबाउट टेलिंग, और एक वर्जन है विच इज ऑल अबाउट शोइंग। तो पहले हम पहला वर्जन देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी द सीन ऑन द स्क्रीन, द स्क्रिप्ट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, सो लेट्स रीड इट नाउ। तो ये सीन है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ सन एंड अ फादर। सो सन सेज, डैड, द किड्स एट स्कूल आर बुलिंग मी अगेन। डैड, मुझे स्कूल में किड्स दोबारा से बुली कर रहे हैं। नाउ डैड सेज, आई विल सून सॉर्ट दैट आउट, आई विल कॉल योर प्रिंसिपल। मैं अभी कुछ करता हूं, मैं आपके प्रिंसिपल को फोन करता हूं। सन सेज, बट यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू हिम लास्ट टाइम एंड ऑल ही डिड वाज टॉक टू देम एंड दे डिनाइड डूइंग इट। मतलब आपने लास्ट टाइम भी बात किया था उनसे, और उन्होंने बस कुछ नहीं किया, उन लड़कों से बात करके उन्हें छोड़ दिया, और उन लड़कों ने मना कर दिया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। देन डैड सेज, इट विल बी डिफरेंट दिस टाइम, आई एम श्योर ऑफ इट। योर प्रिंसिपल इज अ रीजनेबल चैप, लीव इट टू मी। नहीं बेटा, इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो काफी अच्छा आदमी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आपने देखा ये सीन जो अभी है, इस सीन में जो एक सीन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बेटा है उसको कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं स्कूल में, और वो अपने फादर से आके कंप्लेन कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, इस सीन को दोबारा देखिए, इस स्क्रिप्ट को दोबारा देखिए, और आप मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई विजुअल एलिमेंट नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। इसमें आप देखेंगे तो सब कुछ वर्बल है। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मेरे को कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं। अगर मैं इस सीन को शूट करने पे उतरूंगा तो मुझे ये नहीं पता इस सीन में मुझे तैयारी क्या करनी पड़ेगी, क्या कॉस्ट्यूम होंगे, क्या प्रॉप्स होंगे मेरे हाथ में, क्या सेट होगा, क्या पोजीशनिंग होगी, लड़का खड़ा है कि बैठा है, वी डोंट नो। ठीक है, अब हम इस सीन को थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा विजुअल लिखते हैं। आइए अब इसी सीन का दूसरा वर्जन देखिए, ये आपके स्क्रीन पे। Now, the scene starts. Son enters the room with all his hair messed up. His clothes are torn. His nose is bleeding. Now you can see that जो लड़का है वो रूम में एंटर करता है, उसके बाल सारे बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े जो है वो फटे हुए हैं, और उसकी नाक से खून आ रहा है। ना यहाँ पे जो आपने ये सीन डिस्क्रिप्शन दिया, इससे आप ध्यान देंगे तो आपने विजुअली इस सीन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, आपके विजुअल्स क्लियर हो रहे हैं। नाउ आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट, आई कैन एक्चुअली सी द सन। नाउ डैड सेज, आई एम कॉलिंग द प्रिंसिपल। डैड बोलता है आई एम कॉलिंग द प्रिंसिपल। डैड ने ये नहीं कहा कि बेटा क्या हुआ, बिकॉज डैड हैज ऑलरेडी सीन, हमने विजुअल में दिखा दिया हिज नोज इज ब्लीडिंग। तो डैड विल नॉट आस्क हिम कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें चोट आई है, बिकॉज वो देख रहे से चोट आई है, तो ही इज गोइंग टू कॉल द प्रिंसिपल। नाउ सन सेज, नो, यू विल ओनली मेक इट वर्स, आप चीजें और भी खराब कर दोगे। नाउ गाइस, अगर आप ध्यान दें तो इन 2 डायलॉग्स में आपको एक एक्सपोजिशन नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो सन है वो ये बोल रहा है कि नो, यू विल ओनली मेक इट वर्स, आप चीजें खराब कर दोगे। इसका मतलब है कि शायद पहले भी ऐसा हुआ है और चीजें तब भी खराब हो गई थी, आप कुछ नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे एक एक्सपोजिशन है, लेकिन वो एक्सपोजिशन डायलॉग के थ्रू है, और बहुत ही इनडायरेक्ट एक्सपोजिशन है। लड़का बोल कुछ और है, लेकिन उसका मतलब ये है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद डैड सेज, सो व्हाट कैन आई डू? सो सन सेज, नथिंग। सो गाइज, जैसा आपने देखा कि
सन जो कॉन्वर्सेशन था वो सन और फादर का था, लेकिन ये वाला सीन जो पिछला सीन था उससे थोड़ा बेटर था क्योंकि इसमें विजुअल क्लियर थे। इसमें हमें ये क्लियर था कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और शायद पीछे की जो बैक स्टोरी वो भी क्लियर हो रही है। तो किसी भी सीन को लिखते वक्त ध्यान रखिए विजुअल क्या आ रहे हैं आपके दिमाग में, और कुछ विजुअल्स को अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करिए। विजुअल्स में सबसे जरूरी चीज है उस वक्त माहौल क्या है, सिचुएशन क्या है, एंगर है, टेंशन है, हैप्पीनेस है, नर्वसनेस है, कोई फाइट सीन है, कोई एक्साइटमेंट है, वॉट एवर इज द मूड, उस मूड को थोड़ा सोचिए कि उस मूड में क्या होगा। अगर मैं एक सीन में स्टार्ट करूं और गाना बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही सैड म्यूजिक बज रहा है, इसका मतलब कि जो मूड है वो थोड़ा सा सैड है। अगर वहां पे एक अच्छा माहौल है, सब बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज में अच्छे से बातें कर रहे हैं, बहुत खुश लिख रहे हैं, शायद कोई वेडिंग का डे है, तो हमें दिख रहा है कि सब बहुत खुश हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि इस सीन का विजुअल्स एलिमेंट्स क्या क्या है इस सीन में जो हम यूज कर सकते हैं। लड़का पिट के आया है स्कूल से, कुछ लड़कों ने बुली किया है, तो ऑब्वियसली उसके थोड़े से बाल बिखरे होंगे, कपड़े फटे होंगे, चोट के निशान होंगे। सो दैट यू हैव टू राइट इन योर स्क्रीन प्ले। यू जस्ट कैन नॉट राइट कि पापा कुछ लड़कों ने मुझे मारा, अरे बेटा कैसे लगी ये चोट। सो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आपकी स्क्रीन प्ले जो है ना वो बढ़ता जाएगा, फालतू में बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं वो फिर अजीब सा लगेगा। सो दोस्तों थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ विजुअल राइटिंग के ऊपर। एक दो सीन्स और भी हैं जो कई फिल्म्स में यूज किए गए हैं। एक फिल्म आई थी शुभ मंगल सावधान, आपने जरूर देखी होगी। उसमें एक सीन है कि जब आयुष्मान खुराना भूमि पेडनेकर के घर में जाते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड बोथ ऑफ देम एंड दे आर प्लानिंग अ ग्रेट सेशन अहेड। वहाँ पे वो बाथरूम से बाहर निकलते हैं, देन वी सी देयर इज दिस हिलेरियस सीन वेयर आयुष्मान खुराना चाय पी रहे हैं और भूमि उससे पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों, क्या दिक्कत है तुमको। तो आयुष्मान खुराना कुछ नहीं करता, वो बिस्किट वो डिप करता है चाय में और बिस्किट को ऐसे पकड़ता है और बिस्किट आधा गिर जाता है नीचे। सो नाउ गाइस ये एक बहुत ही बढ़िया सीन था, जो राइटर थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से इस सीन को लिखा, और इस सीन में आप देखिए तो बहुत जबरदस्त ह्यूमर भी है और एक अलग स्टाइल से उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया, ठीक है, जो कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। कहीं पे भी हम भटकते नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती का ठूसा हुआ है स्क्रिप्ट में। इट इज गोइंग वेरी गुड, वेरी नाइसली, स्मूथली। सिमिलरली एक और फिल्म है जब वी मेट का जो ओपनिंग सीक्वेंस है जिसमें वी सी शाहिद कपूर अपने ऑफिस से निकलता है, देन ही इज इट्स अ स्लो मोन्टाज, स्लो मोशन में वो रोड पे जा रहा है, कुछ स्वीपर झाड़ू मार रहा है और वो एक शादी में जाता है, वहाँ पे एक लड़की है, उसके स्टेज पे जाता है, लड़के से हाथ मिलाता है, वापस आता है, अपनी अंगूठी उतारता है, छत पे रखता है एंड वॉलेट भी रख देता है और वापस जा करके वो ट्रेन में जाके बैठ जाता है, जो कि पहला सीक्वेंस है जब वी मेट का। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप अगर ध्यान दीजिए तो उसमें कितना सारा एक्सपोजिशन है कि आपको अंदाजा लग रहा है कि इस कैरेक्टर के बारे में, अभी उस कैरेक्टर ने एक वर्ड भी नहीं बोला है लेकिन आपको पता लगता जा रहा है कि इसकी बैक स्टोरी क्या है। अच्छा ये शायद इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी, शी इज गेटिंग मैरिड। ये लड़का, ये जो कैरेक्टर है आदित्य का, कुछ मुझे लग रहा है फाइनेंशियली कुछ परेशान है, शायद इसकी कंपनी का कुछ मसला है। क्या मसला है इसका? पर्सनल लाइफ का दिक्कत है कि प्रोफेशनल लाइफ का दिक्कत है? कुछ बोल नहीं रहा है, ये चलता चला जा रहा है, अंगूठी भी उतार के रख दी, वॉलेट भी रख दिया, ये क्या करे, कहाँ जा रहा है, कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रहा है, कहीं आत्महत्या करने तो नहीं जा रहा है, वी डोंट नो। बट वो सीक्वेंस इम्तियाज अली ने इतना बढ़िया लिखा है कि आप थ्रू आउट द सीक्वेंस आप सोचते हैं कि वो इंट्रिगिंग है, वो अपने आप में कई सवाल छोड़ रहा है। तो अगर आपका ओपनिंग ऑफ अ फिल्म शुरू के 5-7 मिनट अगर कुछ सवाल क्रिएट हो रहे हैं ऑडियंस के दिमाग में, कुछ उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ अब क्या होगा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि बहुत इंगेजिंग है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो आपका जो आइडिया है, तो उसको हमें बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के और भी कई फिल्म्स हैं जो कि विजुअल राइटिंग, और आजकल अधिकांश जितनी ज़्यादा वेब सीरीज हैं या हॉलीवुड की फिल्म बन रही तो विजुअल राइटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, चाहे वो लाला लैंड हो, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो, या चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे वो पताल लोक हो। आप कोई भी सीक्वेंस, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी फिल्म देखेंगे, शॉर्ट फिल्म देखेंगे, तो विजुअल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आई होप विजुअल राइटिंग में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। मॉड्यूल 4 में बेसिकली इतना ही है अभी।
क्योंकि हम जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स को लिखते जाएंगे हम और ज़्यादा सीखेंगे। अभी मैंने आपको जितना भी सिखाया है, जो भी हमने 3-4 सीन्स डिस्कस किए, एक बार मैं आपको बोलूँगा कि इसको थोड़ा रीड करें बार बार और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। और कुछ फिल्म्स हैं ज़रूर देखें, जैसे शुभ मंगल सावधान ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। अगर देख भी चुके हैं इसको दोबारा देखिए, उसमें विजुअल राइटिंग को थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए। देन देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड जब वी मेट, जिसका मैंने ओपनिंग सीन बताया, उसको भी देखिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड द लंच बॉक्स बाय रितेश बत्रा। विजुअल राइटिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है, और साइकोलॉजिकल राइटिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। साइकोलॉजिकल राइटिंग और विजुअल राइटिंग को बहुत अच्छे से यूज किया रितेश बत्रा ने द लंच बॉक्स में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन मॉड्यूल 4 so far, visual writing. Make sure that next time when you are writing anything, keep all these things in mind. Show, don't tell. This is the basic screenplay formula. You have to implement in almost all the scenes. Try to find out. अगर लग रहा है कि इसमें सिर्फ बातों से ही डायलॉग को ड्रामेटिक बनाना, तो आप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको विजुअली लिखना है, लेकिन कोशिश हम ज्यादातर ये करेंगे कि हम विजुअल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, एक्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस उसके दिमाग में जाके नहीं पता लगाएगी कि इसका फील, इसका इस वक्त का इमोशन क्या है, लेकिन उसके एक्शंस ही उसके इमोशंस को बयां करेंगे। तो दोस्तों ये था मॉड्यूल 4 विजुअल राइटिंग। आई होप अभी तक आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो ई बुक भी है आपके पास, इसमें हम एक बार और ज्यादा एग्जाम्पल्स और ज्यादा रेफरेंसेस देखेंगे, उससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, जो कि होगा मॉड्यूल 5, जिसमें हम बात करेंगे लॉग लाइन्स के बारे में, सिनॉप्सिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और थीम, जॉनर, ये सब क्या होता है और स्टोरी में इनका क्या रोल है। तो ये मॉड्यूल 4 था। मॉड्यूल 5 में हम आगे इसी जो भी हमने सीखा है इसको हम आगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू गाइस in next module 5. Till then, take care.